गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अस्थाना इन हाउस गुरुकुल पर। जैसा कि पेटकुल बैच के माध्यम से हम सभी जीएस के प्रश्नों की विस्तृत श्रृंखला देख रहे थे, उसी श्रृंखला के तहत हमने कल की क्लास में कुछ प्रश्नों को हल किया। अब आगे उन्हीं प्रश्नों के देखते हैं कि कैसे एक प्रश्न के माध्यम से 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए जब भी आप कोई प्रश्न पढ़िए तो उसको ध्यानपूर्वक उसके जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं चारों विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद ही उत्तर देने की तरफ बढ़िए। चलिए इसी क्रम में आज आपके सामने है पहला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है। ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल, कौन सा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर दिया हुआ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, जेम्स चैडविक। सॉरी एक मिनट, किसने की? जेम्स चैडविक। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको 4 चीजें पता हुई। कभी भी पूछ सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, अब आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की। ऑप्शन बी 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की। ऑप्शन सी 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। पहले सबसे पहले और लास्ट ऑप्शन क्या है? हवाई जहाज की गति की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सबसे पहले बताइए प्रकाश वर्ष ये क्या चीज है? ये खगोलीय दूरी नापने का मात्रक है। ठीक है, अब इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। जैसे हम लोग नमक कहते हैं तो नमक का भी केमिस्ट्री में कोई नाम है, जैसे सोडियम क्लोराइड। ऐसे ब्लीचिंग पाउडर का एक नाम क्या है जो केमिस्ट्री का फार्मूला है, उसका रासायनिक नाम क्या है? बताइए। ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा है? ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और अब यहीं पे देख लीजिए सोडियम क्लोराइड अभी हमने आपको बताया क्या है? साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड क्या है? साधारण नमक। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया। और कैल्शियम सल्फेट को क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट को क्या कहते हैं? जिप्सम। ठीक है, इस तरीके से चीजों को एक एक से रिलेट करिए। एक प्रश्न में आपके जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सब कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड होंगे और उनको देखते हुए चलना है। चलिए प्रश्न संख्या 29, बताइए 18 कैरेट सोने में, गोल्ड की बात कर रहा है, खरे सोने का प्रतिशत कितना है? हम सभी जानते हैं, सभी लोग घरों में जो देखते होंगे कि माताएं और बहनें जो है सोना पहनती हैं और कभी कभी कहती भी हैं कि ये हमारा लड़का जो है ये 24 कैरेट खरा सोना है। 24 कैरेट मतलब 100%। 24 कैरेट मतलब परसेंटेज में अगर कहें तो 100%। और पूछा क्या है आपसे? 18 कैरेट। 18 कैरेट सोने में परसेंटेज की क्या मात्रा हो सकती है? आइए देखते हैं। 18 में पूछ रहा है, बताइए परसेंटेज निकालना आपको मैथ वाले सर बता ही रहे होंगे, आप खुद से आप निकालिए और देखिए कि क्या हो सकता है यहाँ पे। बिल्कुल किसे डिवाइड करेंगे? 4 से करिए,
6 जा 25, 6 3 जा और 25 तियां, यानी 18 कैरेट सोने में, सोने का प्रतिशत कितना आया 75%। ठीक है, और अगर कभी बात हो 24 कैरेट तो 100%। ठीक है, इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 30 आपके सामने है, इसका उत्तर दीजिए। बिल्कुल पढ़िए। संतरे में बहुतायत में होता है, संतरा फल है, सभी ने खाया हो गया, उसमें क्या बहुतायत में होता है? आइए देखते हैं। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए और ऑप्शन सी विटामिन बी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? सभी जानते हैं खट्टे फलों में जो भी होते हैं, आंवला हो, नींबू हो, संतरा हो, इनमें प्राय कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बताइए क्या है? निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? देखिए आपके सामने 1 2 3 शासक दिए हुए हैं और तीनों का क्रम क्या है ये आप बताइए। कौन कौन से क्रम में आए? मैं हट जा रहा हूं, बताइए। पहले शासक, पहले नंबर पे कौन दिए हुए हैं? शासक नहीं, सॉरी, 3 लोग यात्री दिए हुए हैं। इनमें से आपको बताना है कि किस किस क्रम में है। शासक नहीं, यात्री है ये। बताइए। टॉमस रो, दूसरे फाहियान, तीसरे ह्वेनसांग। अब बताइए पहले कौन आए? टॉमस रो आए या ह्वेनसांग आए या फाहियान आए? पहले पे कौन आए? 2 नंबर यानी फाहियान। ये इनका समय क्या था? 399 के लगभग। उसके बाद कौन? ह्वेनसांग, ये तीसरे नंबर। इनका समय क्या था? 630 के आसपास ईस्वी के। और टॉमस रो 1615। ठीक है, अब बताइए कौन सा विकल्प सही होगा आपका? पहले पे कौन आए? 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आए? 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 32 पे आइए। सिराज उद नहीं है, ये उद है, देख लीजिएगा ध्यान से। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराज उद दौला बंगाल का नवाब था, ये किस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित हुआ था? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी प्लासी, ऑप्शन सी वांडीवास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जी। यहां पे बिल्कुल सही। इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अब एक युद्ध और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों ने तो बंगाल पे अधिकार किया, लेकिन इसी में दूसरा युद्ध ऐसा है जिससे अंग्रेजों ने पूरे भारत में अधिकार किया। बताइए वह कौन सा युद्ध है? बिल्कुल सही, बक्सर। कौन सा युद्ध है? बक्सर। इसका समय क्या था? 1764। 1764। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 33। इनमें कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? पढ़िए ऑप्शन क्या क्या कहना चाह रहा है। पढ़िए। इनमें कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि सबसे ज्यादा राजाओं के राज्य को इसने हड़प किया था। झांसी वगैरह ये सब देखे होंगे आपकी राज्य हड़प नीति के तहत किस तरीके से मिलाया गया ब्रिटिश सल्तनत में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का पितामह कहा जाता है, भारतीय रेलवे का पितामह कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ प्रश्न संख्या 34 बताइए। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ऑप्शन सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए धनवंतरी क्या थे, ये एक चिकित्सक थे और ये किसके थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा के सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे और ये उनके 9 रत्नों में से, यानी विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे ये। अब आप सभी का काम बनता है कि विक्रमादित्य के जितने भी 9 रत्न थे उनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप चीजों को बार बार रिवाइज करते रहिए। जितनी बार आप चीजों को रिवाइज करेंगे यकीन मानिए उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांस आपके बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पढ़िए प्रश्न संख्या 35 आपके सामने है। मौर्यकालीन भारत के, पढ़िए, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। बताइए, इंडिका जो है ये मौर्यकालीन समय में लिखी गई एक पुस्तक है, जिसके लेखक कौन थे बताइए। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन थे, मेगास्थनीज थे। और कौटिल्य की भी एक पुस्तक बहुत फेमस है, कौन सी है, राजनीति के ऊपर है, नाम है उसकी अर्थशास्त्र। क्या नाम है, अर्थशास्त्र। और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। चलिए प्रश्न संख्या 36 पे आइए। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया बताइए। 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1928। किस वर्ष भारत में आया साइमन कमीशन? बिल्कुल 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल, क्योंकि इसके जितने भी सदस्य थे इस कमीशन के, वे सभी क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इस कमीशन का पूर्ण रूप से विरोध हुआ। चलिए प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया बताइए। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी लखनऊ। बताइए किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का जो है प्रस्ताव या नारा दिया गया और उसकी अध्यक्षता किसने की थी बताइए। बिल्कुल सही, लाहौर। और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 38 देखिए, पढ़िए ध्यान से इसको। गदर पार्टी से संबंधित थे, कौन संबंधित थे इनमें से गदर पार्टी से? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए। ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए गदर पार्टी से कौन संबंधित थे? लाला हरदयाल। ठीक है, क्योंकि एनी बेसेंट किससे संबंधित थी? कल ही के सीरीज में हम लोगों ने देखा था, एनी बेसेंट होम रूल लीग से संबंधित थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 पढ़िए ध्यानपूर्वक इसको। निम्न में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? बताइए, 4 व्यक्ति दिए हुए हैं, किसने विरोध किया था महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन से जुड़ने के लिए? बताइए। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी फजलुल हक, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। बताइए किसने किया था? अच्छा बताइए, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या और नाम से भी इनको जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इन्हीं को सीमांत गांधी कहते हैं। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते हैं हम लोग? सीमांत गांधी। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना जी ने महात्मा गांधी जी का खिलाफत आंदोलन से जुड़ने के उसमें विरोध किया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न संख्या 40 आपके सामने।
पढ़िए ध्यानपूर्वक इसको। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी अभिनव भारत ग्रुप, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, जब भी आप थकने लगे तो आप अपने दिमाग को शांत करिए और एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, उसके बाद फिर से आप लगिए पढ़ाई में। यकीन मानिए उसके बाद आप पहले से ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे और आपका ध्यान भटकने नहीं पाएगा। चलिए बताइए कौन सा होगा प्रश्न संख्या 40 का उत्तर? कौन सा होगा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 बताइए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कावेरी। बताइए बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अब देखिए आपका भी जिम्मेदारी बनता है, जितनी ऊर्जा हम लोग लगा रहे हैं उतनी ऊर्जा आपको भी लगानी है। अब आप लोग इसमें बाकी जो 3 नदियां बचती हैं उस पर भी देखिए कि क्या कोई बात बना हुआ है या उन नदियों पे कोई परियोजना आई हुई है और उसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 42 बताइए, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? ठीक है। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1958। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। ये तो हुआ कि प्रथम बार किसी भी देश का कोई भी नागरिक चढ़ा हो। अब अगर आपसे पूछे कि भारत में जो है पहली महिला, भारत की पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ाई की कौन थी? फर्स्ट महिला कौन है जो एवरेस्ट पर चढ़ाई की? बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में कि कौन सी मतलब दिव्यांग महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की? बताइए। कृत्रिम अंग के साथ एवरेस्ट पे कौन सी ऐसी महिला है जिन्होंने चढ़ाई की? बिल्कुल सही। कौन सी हैं? अरुणिमा सिन्हा। ये क्या है? कृत्रिम अंग के साथ एवरेस्ट पे चढ़ाई की। यानी यहां से 3 प्रश्न आपके हल हुए। कौन कौन से हल हुए? एक तो आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? ठीक है, ये नेपाल के शेरपा थे, वही चढ़ाई किए थे 1953 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला जिसने एवरेस्ट पे चढ़ाई की तो कौन है? बछेंद्री पाल जी हैं। और आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम दिव्यांग महिला यानी जो कृत्रिम अंग के साथ एवरेस्ट पे चढ़ाई की है वो कौन है? अरुणिमा सिन्हा जी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 बताइए। प्रश्न संख्या 43 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए कि क्या सही है। क्या कहना चाह रहा है प्रश्न संख्या 43? भरतपुर में स्थित पंछी अभ्यारण्य / राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ऑप्शन ए घटप्रभा अभ्यारण्य, ऑप्शन बी दर्रा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी केवलादेव गाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए भरतपुर में स्थित पंछी अभ्यारण्य कौन सा है या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही है। कौन सा है? केवलादेव गाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह, ये लौह नहीं सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, यहाँ है लौह अयस्क का स्रोत है। ऑप्शन ए दिल्ली रजहरा, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी उमरिया, ऑप्शन डी राजनंदगांव। बताइए कौन सा ऑप्शन? भिलाई इस्पात संयंत्र जो है उसके लौह अयस्क का स्रोत क्या है? मतलब कहां से लौह अयस्क वहां पे पहुंच रहे हैं सबसे अधिक मात्रा में? बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए दिल्ली रजहरा के द्वारा। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़िए, ऊर्जावान बने रहिए, ऊर्जा को कम मत होने दीजिए। ठीक है, चलिए आपके सामने प्रश्न संख्या 45 बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
क्या कह रहा है, जोजिला और बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है। देखिए दर्रों से क्वेश्चन बनता है, कुछ ही राज्य में दर्रे उपस्थित हैं, उन सभी दर्रों को एक बार नोट डाउन करिए, नोट डाउन करने के बाद उसको रिवीजन करिए, और जानते हैं तो फिर से रिवाइज करिए। जितनी बार आप चीजों को बार बार रिवीजन करेंगे उतनी ज्यादा जीत की संभावना आपकी हो जाएगी। चलिए बताइए, जोजिला और बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। बताइए किस राज्य में। सही है, ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर राज्य में है। चलिए प्रश्न संख्या 46 पढ़िए। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्याज दर, ऑप्शन बी शेयरों की कीमत, ऑप्शन सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ऑप्शन डी व्यक्तिगत कर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 देखिए, पढ़िए ध्यानपूर्वक इसको। भारत की राष्ट्रीय आय का, आय मतलब इनकम, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। कौन सा, बिल्कुल सही, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब देखिए हमने कल भी आप लोगों से कहा था कि जब भी बार बार कोई चीजें अगर आपके सामने आती हैं तो बार बार उनको रिवाइज करिए। अब आरबीआई की बात आ गई तो देखिए, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में है। और इसके वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास इसके वर्तमान गवर्नर हैं। 3 चीजें, जब भी आरबीआई का नाम आए आप इसको तत्काल अपने लिख लीजिए, दिमाग से एक बार देख लीजिए क्या क्या है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, और इसका मुख्यालय मुंबई, और इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक है। नीति आयोग का बताइए अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दोनों बताइए आप। अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का पीएम जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में पीएम कौन है, बताने की जरूरत तो है नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। तो यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के पीएम होते हैं। और नीति आयोग का पहले का नाम क्या था, ये भी यहां पे देख लीजिए, बताइए, अगर जानते हैं तो कमेंट करिए तत्काल, बिना समय गंवाए कमेंट करिए। ठीक, बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष तो हम लोगों ने देखे कौन है, भारत के पीएम होते हैं। और इस ये नीति आयोग पहले किस नाम से जाना जाता था, योजना आयोग, योजना आयोग। योजना आयोग को ही एनडीए गवर्नमेंट ने 2015 बदलकर नीति आयोग कर दिया। ठीक है। और वित्त मंत्रालय, यानी इसमें वित्त मंत्री आपके कौन है, बताइए वित्त मंत्री कौन है करंट में, निर्मला सीतारमण। देखिए यही तरीका है पढ़ने का, जब भी आप किसी भी प्रश्न को पढ़िए, जितने भी उसमें ऑप्शन दिए हों आपको, चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद देखिए कि क्या इस ऑप्शन से और कोई जानकारी हमको मिल सकती है। जैसे हम लोगों ने देखा कि आरबीआई में क्या क्या हो सकता है, नीति आयोग पहले नाम क्या था, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ऐसे चीजों को जब आप जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक विशाल कंटेंट प्राप्त हो जाएगा और आपकी सफलता निश्चित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48 बताइए, पढ़िए ध्यानपूर्वक, पढ़िए ध्यानपूर्वक। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है,
सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तीन बताइए। ऑप्शन ए तृतीयक, ऑप्शन बी द्वितीयक, और ऑप्शन सी प्राथमिक, और ऑप्शन डी कृषि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम हम किस नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र को किस नाम से? तृतीयक क्षेत्र से। किस नाम से जानते हैं? तृतीयक क्षेत्र से। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 49 बताइए, पढ़िए ध्यानपूर्वक और उसका उत्तर दीजिए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? श्वेत क्रांति की बात कर रहा है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नॉर्मन रिवर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? सबसे पहले तो ये जानिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति किससे है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित। ठीक है। अब बताइए कि इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है। बताइए हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? दोनों चीज बताइए। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। और इसके जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जी हैं। कौन है? एम एस स्वामीनाथन जी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, पढ़िए ध्यानपूर्वक प्रश्न संख्या 50। क्या कहना चाह रहा है? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था में जो सुधार किए गए उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? बताइए। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी बताइए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब 1991 के दौरान भारत में आर्थिक सुधार हुए तो कौन प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? बिल्कुल, कौन थे वित्त मंत्री? उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। और इस मॉडल को क्या नाम दिया गया? इस मॉडल को नाम दिया गया एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 51 पढ़िए। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? बताइए भारतीय संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी कानून व्यवस्था, ऑप्शन सी जेल, और ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? पानी दीजिएगा भी ऑप्शन बताइए। मैं पानी पी ले रहा हूं, आप लोग देखिए। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि 7वीं अनुसूची में 3 विषय होते हैं। कौन कौन से? संघ। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची कौन सी सूची थी? जिसमें केंद्र बनाए कानून और राज्य में राज्य बना सकती है, और समवर्ती में दोनों बना सकते हैं। तो यहां वही पूछा हुआ आपसे कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए पुलिस राज्य सूची का है, जेल राज्य सूची का है, कानून और व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य की ही दायित्व है। अब बचा क्या? दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता आपकी समवर्ती सूची का है। दंड प्रक्रिया संहिता की सूची का है? समवर्ती सूची का है। किस सूची का है? समवर्ती सूची का है। ठीक है। यानी इस पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 52 आपके सामने है, पढ़िए ध्यानपूर्वक इसको।
और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए, क्या कहना चाह रहा है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। विशेषता है नहीं पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा, इसीलिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। चलिए, ऑप्शन ए अर्ध संघीय संरचना, अर्ध संघीय संरचना, ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, ऑप्शन सी शक्तियों का वितरण और ऑप्शन डी लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। बताइए कौन, पहले तो आप ये बताइए कि कौन कौन सी विशेषता हैं। आप ये छाटना जान जाएंगे तो आप ये तो जान ही जाएंगे कि कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए, अर्ध संघीय संरचना बिल्कुल, और शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य में है ही है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहां लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता ही है, तो ये भी हुआ। तो यानी कौन सा बताइए, यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, यानी हमारे संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 53 आप सभी के सामने है, इसको सॉल्व करिए, पढ़िए पढ़िए ध्यानपूर्वक, क्या कह रहा है। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय प्रदान करता है भारतीय नागरिकों को। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बिल्कुल कौन सा होगा? राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। देखिए, जब भी मौलिक अधिकार की बात आए, मौलिक अधिकार किस भाग में है संविधान के? भाग 3, यानी पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्या है आपका? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य कहां है? भाग 4 का या भाग 4A में है। और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत कहां पे है? भाग 4 में है, यानी पार्ट 4 में है। तो 3 चीज आप हमेशा रिवीजन करते रहिए, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस किस भाग में है और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक आते हैं। जैसे मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35, ठीक है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत 36 से लेकर 51 और मौलिक कर्तव्य 51A, ठीक है। इस तरीके से चीजों को जोड़ना सीखिए। जब इस तरीके से चीजों को जोड़ना सीख जाएंगे तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी, ठीक है। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? प्रश्न संख्या 53 का, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? क्या करता है? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 54 देखिए, इसको ध्यानपूर्वक और सॉल्व करिए, पढ़िए ध्यानपूर्वक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन या गठन के लिए निर्देशित करता है? बताइए, 4 अनुच्छेद आपके सामने हैं। कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को यह आदेश देता है कि आप ग्राम पंचायतों का गठन करिए? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। और ऑप्शन 44 क्या है? सॉरी, अनुच्छेद 44 क्या है? ऑप्शन सी क्या है? यह है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी चर्चाएं भी चल रही है न्यूज़पेपर में, आप देखिए वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 44 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए प्रश्न संख्या 55, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका उत्तर करिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? देखिए, अधिकांश प्रदेशों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। हर साल 24 अप्रैल को हम लोग
हर साल 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए कि किसने रखा ये विचार। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी रॉयल कमीशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? सही है उत्तर ए, कौन? बलवंत राय मेहता कमेटी। चलिए प्रश्न संख्या 56 ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है प्रश्न संख्या 56। विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई या मात्रक क्या है? बताइए। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन डी एम्पियर। बताइए विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ओम। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 57 पे आइए, पढ़िए ध्यानपूर्वक। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल और ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। ठीक है, बताइए कौन सा सही होगा? किसके कारण होता है नींबू का खट्टा स्वाद? साइट्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 58 पढ़िए ध्यानपूर्वक, क्या कहना चाह रहा है। कर्कट जनक रसायन से होता है, कर्कट जनक रसायन से होता है। ऑप्शन ए प्रदर रोग, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी दमा। बताइए कौन सा रोग होता है? कैंसर। कौन सा रोग होता है? कैंसर रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए प्रश्न संख्या 59 को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए इंडोडर्मिस, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी डर्मिस, ऑप्शन डी नॉफ। बताइए कौन सा है? त्वचा की ऊपरी सतह की बात कर रहा है, क्या है? एपिडर्मिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 60 बताइए क्या कहना चाह रहा है। निम्न में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? देखिए जितने भी विटामिन पाए जाते हैं कुछ जल में घुलनशील हैं और कुछ वसा में घुलनशील हैं। अब बताइए विटामिन कौन कौन से होते हैं मुख्यतः? बताइए कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब बताइए कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं और कौन से जल में घुलनशील। प्रश्न क्या कह रहा था? जल में घुलनशील कौन से, पहले ये बताइए आप। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। बताइए कौन से हैं? विटामिन बी। देखिए 2 ही विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं, कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। ये कहां है? ये जल में घुलनशील हैं। कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। और बाकी कौन कौन से बच गए आपके? के ई डी ए, कीड़ा। ये कहां? इसको आप कीड़ा भी पढ़ सकते हैं। कीड़ा, कीड़ा किसमें? वसा में जाते ही मर जाएगा, यानी कीड़ा वसा में घुलनशील हैं। कहां घुलनशील हैं? वसा में। बी और सी जल में और KEDA कीड़ा किसमें है? वसा में घुलनशील है। चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज अपनी श्रृंखला को विराम देते हैं। देखिए जब भी आप प्रश्न पढ़िए जितने ज्यादा आप उसकी व्याख्या निकाल सकते हैं, जितना उसको आप तोड़ेंगे मरोड़ेंगे उतने ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा। सारी जितने भी प्रश्नों को हमने आज देखा है इन सभी प्रश्नों की PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसी तरीके से ऊर्जावान बने रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए आप विदा लेते हैं। भारत माता की जय।